आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ऋषभ ने कार चलाते हुए पीछे मुड़कर एक नज़र अपनी बीवी शिखा पर डाली, जो अपनी सास के कंधे पर सर रखे दर्द से करहा रही थी। उसके बगल में ही उसका 4 साल का बेटा अंशु अपनी माँ को देखकर खुश हो रहा था और उसके साथ खेलने के लिए उसका भाई या बहन जल्द ही आने वाला है। शहर में नए होने की वजह से ऋषभ को शहर के रास्तों का कोई अंदाजा नहीं था। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद ऋषभ को रास्ते में एक औरत दिखाई दी, जो सड़क के किनारे खड़े होकर उसी की गाड़ी की तरफ हाथ से इशारा कर रही थी। ऋषभ ने उसके पास गाड़ी रोककर कहा, बहन जी, यहाँ पास में कोई अस्पताल है क्या? मेरी बीवी का 8वां महीना चल रहा है, पर अचानक से रात में तबीयत खराब हो गई। उस औरत ने एक नज़र पीछे शिखा पर डाली, फिर अपनी भारी खरकश आवाज़ में कहा, यहाँ पास में एक पुराना दवाखाना है, मैं भी वहीं काम करती हूँ, आप इन्हें वहीं ले चलिए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई बड़ा अस्पताल नहीं मिलेगा। बिना ऋषभ का कोई जवाब सुने वो औरत कार का गेट खोलकर अंशु को गोदी में लेकर बैठ गई। अंशु ने उसे देखा, फिर चीख कर कहा, पापा, इन आंटी की आंख रेड क्यों है? ऋषभ ने अंशु को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप अपने पीछे माँ के पास चला गया और उसके पेट पर हाथ फेरने लगा। उस औरत ने अपनी खरकश भरी आवाज में कहा, मुझे आंखों में एलर्जी है, पर आपको देर नहीं करनी चाहिए, वरना दर्द और तकलीफ और बढ़ जाएगी। उस औरत की बात सुन ऋषभ को अपने पूरे शरीर में कंपकपी महसूस हुई, पर शिखा की हालत देख उसने दवाखाने ले जाने का फैसला किया और गाड़ी उस ओर मोड़ दी। ऋषभ और उसकी माँ ने शिखा को सहारा देकर उतारा। तब तक उस औरत ने किसी को इशारा किया, वो स्ट्रेचर ले आया और बिना कुछ बोले शिखा को उस पर लेटा कर ले जाने लगा। ऋषभ ने कुछ कहना चाहा, पर उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, वैद्य जी काफ़ी अच्छे जानकार हैं, आप बाहर से कुछ ज़रूरी दवाइयाँ ले आइए, ज़रूरत पड़ सकती है। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी माँ को वहीं शिखा के पास छोड़कर खुद अंशु को वहाँ से लेकर चला गया। शिखा के सास ने दवाखाने को एक नज़र देखा। सफ़ेद रंग की दीवारें जो वक्त के साथ पीली पड़ गई थी, हल्के पीले रंग की रोशनी का बल्ब। वो दवाखाना बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था, पर उससे भी ज़्यादा अजीब थे वहाँ पर मौजूद लोग, जो बिना किसी भाव के उसकी तरफ हल्की लाल आंखों से देख रहे थे। शिखा की सास को डर की अनुभूति हुई, पर शिखा का ख्याल आते ही उसने अपने विचारों पर परे किया और अंदर की तरफ चली गई, जहां शिखा को ले जाया गया था। एक रूम के बाहर तक पहुंचने पर शिखा की सास को शिखा की चीखें सुनाई पड़ी। उसने डरते हुए उस कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां पर शिखा को ज़बरदस्ती बिस्तर पर लेटाया हुआ था एक आदमी और वही औरत जो उनको वहां पर ले आए थे। वो दोनों शिखा पर झुके हुए थे। गेट खुलने की आवाज़ पर उन दोनों ने पलटकर पीछे देखा। उनके चेहरे पर खून और मांस के टुकड़े लगे हुए थे। शिखा का पेट बुरी तरह से नोच नोच कर खाया जा चुका था। उसके शरीर ने हल्की सी हलचल की और शीतल पड़ गई। वो अपनी लाल खुली आंखों से अपनी सास की तरफ देख रहे थे। इधर काफ़ी देर तक ढूंढने पर भी ऋषभ को वो दवा खाने का रास्ता नहीं मिला। चिंता के मारे उसका हलक सूखा जा रहा था। वो अपने बेटे अंशु को गोद में लिए सड़कों पर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। भोर के समय वो वापस उसी दवा खाने पर पहुंचा, पर इस वक्त वो रात से भी ज़्यादा बदतर हालत में था और इस वक्त वहाँ पर कोई परिंदा तक मौजूद नहीं था। अनजान खौफ के साथ ऋषभ ने अंशु को गोद में लिया और उस तरफ कदम बढ़ाए, तभी पीछे से उसे किसी ने रोकने की आवाज़ आई।
पीछे एक बूढ़ा आदमी भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था और अंदर ना जाने का इशारा कर रहा था। मेरी बीवी और माँ अंदर है। कल रात को मैं मेरी बीवी को यहाँ पर भर्ती करवाने के लिए लाया था और फिर मैं बाहर दवाइयाँ लेने गया, पर पता नहीं कैसे रास्ता भटक गया। ऋषभ बोला, पागल हो गया हो क्या? ये दवाखाना तो सालों से बंद है। कहते हैं कि यहाँ पर औरतों के अवैध तरीके से गर्भ गिराए जाते थे। उसके बाद गांव के गुस्साए हुए लोगों ने इसमें मौजूद वैद्य और दाई माँ और बाकी के कर्मचारियों के साथ इस दवाखाने में आग लगा दी। उसके बाद से कई बार यहाँ से चीखने की आवाज़ें आती है, पर कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की। इसलिए तुम्हें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। उस बुजुर्ग आदमी ने एक सांस में अपनी बात कह सुनाई और वहां से डरकर पीछे हटने लगा। तभी अंशु ने कहा, वो देखो पापा, मम्मी और दादी मुझे बुला रही है। दवाखाने के अंदर शिखा और उसकी सास खड़ी थी। शिखा का पेट और उसकी आंतें और मांस बाहर की तरफ लटक रहा था। उसके हाथ में मांस के टुकड़ों में बटा हुआ बच्चा पकड़ा हुआ था। उसकी सास की गर्दन और दाया हाथ कटा हुआ था और वो दोनों लाल आंखों से उन्हें ही घूर रहे थे। ऋषभ कुछ समझ पाता तब तक अंशु दौड़कर अपनी माँ की तरफ चला गया और अचानक से दवाखाने का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। कुछ ही देर में अंशु की दर्द भरी चीखों के साथ सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11:30 बजे मामा जी के घर में उन्हीं के रूम में पलंग पर लेटे लेटे मैं करवटें बदल रहा था, क्योंकि उस रात पता नहीं क्यों मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। हालांकि ऐसा हर रात नहीं होता। रोज रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, पर आज शायद नींद ने मुझसे अपना किनारा ही बदल लिया था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आवाज के साथ कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और चादर के अंदर से ही छिपकर देखने लगा। धीरे धीरे दरवाजा पूरा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि मामा जी खड़े हैं। मामा जी धीरे धीरे चलकर कमरे में आए। तभी मैंने अपने मुंह पर से चादर हटाकर मामा जी से कहा, मामा जी कहाँ गए थे आप इतनी रात को? मुझसे ये सवाल सुनकर मामा जी ऐसे हो गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो और उन्होंने बोला, कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूम रहा था। मामा जी के ये बोलने का तरीका ही बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस पर मैंने उनसे दोबारा पूछा तो मेरे दूसरे बार पूछने पर मामा जी ने मेरे पास आते हुए बोला, देख, तू जैसे सो जाता है ना, उस तरह से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं कभी कदार अपने दोस्त धीरेन के साथ सिनेमा देखने चला जाता हूँ। सुन, ये बात घर में किसी को बताना मत। इस पर मैंने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे भी एक बार ले चलिए सिनेमा दिखाने, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मामा जी बोले, इतना आसान नहीं है भांजे, देख हमारे गांव में तो सिनेमा हॉल है नहीं। हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर पहले दूसरे गांव जाते हैं। सिनेमा रात के 10 बजे खत्म होता है, तो वहां से वापस लौटने की कोई ट्रेन नहीं होती, पर एक मालगाड़ी उसी वक्त वहां से गुजरती है। तो हम लोग कैसे भी करके उस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं और गार्ड के केबिन में बैठकर वापस आ जाते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है? आप लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस ले चलिए एक बार। इस पर मामा जी बोले, ठीक है, कल तो नहीं, परसों हम लोग वापस जाएंगे फिल्म देखने, तो तू भी चलना। और हाँ, घर में किसी को बताना मत ये बात। उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था,
इसलिए तब के लोग समय बिताने के लिए अक्सर सिनेमा हॉल में बैठा करते थे। एक दिन बाद यानी परसों हम 3 जने, मैं, मामा जी और धीरेन, हम लोग शाम को सिनेमा देखने निकल पड़े। जाते वक्त हमें किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आई। हमारे स्टेशन के 2 स्टेशन बाद ही वो गांव था, इसलिए पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस गांव के स्टेशन पर उतरकर थोड़ा चलने के बाद ही हम तीनों उस सिनेमा हॉल में पहुंच गए। सिनेमा हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था। खैर, हम लोगों ने टिकट कटवाया और अंदर जाकर फिल्म देखने लगे। फिल्म काफी अच्छी थी और देखते देखते समय कब पार हो गया पता ही नहीं चला। अभी हम लोग फिल्म का मजा ले ही रहे थे कि तभी अचानक से फिल्म खत्म होने से पहले ही पता नहीं कैसे पर्दा पूरा सफेद हो गया। शायद प्रोजेक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। फिल्म के अचानक बंद होते ही सिनेमा हॉल में बैठे सारे लोग एकदम से चिल्लाने लगे। तभी मामा जी के दोस्त धीरेन ने कहा, अरे यार, क्या हो गया? इतना सही फिल्म चल रहा था, पता नहीं अब कितना वक्त लगेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनटों के बाद फिल्म पर्दे पर फिर से चलने लगी। फिल्म इतनी अच्छी थी कि हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हमें वापस घर भी लौटना है। जब पूरी फिल्म खत्म हुई तो वक्त हो रहा था रात के 10:15 बजे का। घड़ी को देखते हुए मामा जी ने हमसे कहा, अब तो वो मालगाड़ी चली गई होगी, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? तो इस पर धीरेन बोला, हो सकता है मालगाड़ी लेट से आए, पहले रेल पटरियों की तरफ चले तो। जिसके बाद हम तीनों चलते हुए रेल पटरियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। रेल पटरियों की तरफ इसलिए क्योंकि अब कोई ट्रेन तो थी नहीं, इसलिए स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता और स्टेशन जाकर हम लोग मालगाड़ी भी नहीं पकड़ पाते। कुछ देर चलने के बाद हम लोग रेल पटरी के पास पहुंचे। तभी धीरेन ने मामा जी को एक बंद दुकान को दिखाते हुए कहा, वो देख, उस बुड्ढे की दुकान बंद है, मतलब मालगाड़ी जा चुकी है, क्योंकि वो बुड्ढा हमारे साथ भी उसी मालगाड़ी से जाता है ना। इस पर मामा जी बोले, तो अब क्या करें? इस पर धीरेन बोला, चलो अब पैदल, और कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास पैदल चलने के अलावा सच में कोई चारा नहीं था, इसलिए हम उसी रेल पटरी के सहारे अपनी गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। रेल पटरियों पर आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पर अच्छी बात तो ये थी कि धीरेन अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखता था और उसी के चलते उस रात हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने की तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ लाइट जैसी चमकती किसी चीज पर गई। पहले तो मुझे लगा शायद कोई ट्रेन आ रही है, मगर फिर सोचा कि अगर कोई ट्रेन होती तो हॉर्न जरूर मारती, पर अगर ट्रेन नहीं है तो फिर ये है क्या? तभी मैंने मामा जी और धीरेन से कहा, मामा जी, वो देखिए, वो सामने क्या चमक रहा है? मेरी बात सुनकर मामा जी और धीरेन ने एकदम से सामने की तरफ देखा तो वो भी उस चमकती हुई चीज को देखकर चौंक से गए। मगर जब धीरेन ने उस चमकती हुई चीज पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो वो चीज अचानक गायब हो गई। हम तीनों ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अभी हम हैरानी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे कि तभी पटरी पर पीछे की तरफ से हमें किसी के चलने की आवाज आने लगी। डरी हुई निगाहों से हम लोग पीछे पलटे तो पीछे का नजारा देखकर हमारा पूरा बदन सूख गया, क्योंकि हमारे पीछे वही चमकती हुई चीज थी और वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं
बल्कि इंसानी आंख थे। इसका मतलब कि वो कोई इंसान था जो चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। धीरेन ने फिर से अपनी टॉर्च को उस आदमी की ओर घुमाया तो इस बार टॉर्च की लाइट में हमें वो आदमी साफ तौर पर दिखा। उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके पैर गायब थे, मगर फिर भी वो हवा में उड़ते हुए हमारी ओर आ रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम वहां से भागना तो चाहते थे मगर भाग नहीं पा रहे थे, जैसे हमारे पैरों को किसी ने पकड़कर रखा हो। मैं तो बिल्कुल सुन्न-सा हो गया था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ये नज़ारा पहली और आखिरी बार देख रहा था। इतने में ही मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए दौड़ने लगे। हम तीनों को दौड़ता देख वो आदमी, या यूं कहें तो वो शैतान भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मगर मामा जी और धीरेन एक ही धुन में भागे जा रहे थे। उस वक्त पर मेरा दिमाग किसी दूध पीते बच्चे की तरह हो गया था। ये भागा दौड़ी का सिलसिला कुछ देर और चला, जिसके बाद हम लोग भागते भागते एक स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अब गायब हो चुका था। ये सब हो जाने के बाद अब हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम अपने घर लौट पाएं। इसलिए हमने पूरी रात स्टेशन में ही कटा दी और दिन के उजाले में ही अपने घर पहुंचे। मगर उस रात वो था क्या, आज तक ये ठीक से पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस आदमी की वहीं पर उस रेल पटरी में कटकर मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। जिनका नसीब अच्छा था वो तो बच गए, मगर जिनका भाग्य उनके साथ नहीं था वो उस आधे कटे हुए शैतान के हाथों लग गए और उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से मामा जी ने सिनेमा देखने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।